नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार में पेट्रोलियम क्षेत्र से संबंधित 3 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोकार्पण करेंगे। कोरोना संक्रमण के प्रबंधन और उपायों की व्यापक समीक्षा के लिए केंद्र की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक हुई। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 77.77%। कोविड संबंधी कड़े दिशा निर्देशों के बीच देश भर में राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा नीट के लिए सभी तैयारियां पूरी। जापान की नाओमी ओसाका ने अमेरिकी ओपन टेनिस प्रतियोगिता का महिला सिंगल्स खिताब जीता। पुरुष सिंगल्स फाइनल में आज अलेक्जेंडर ज्वेरेव का मुकाबला डोमिनिक थिएम से। समाचार प्रभात में सिद्धार्थ सिंह के साथ मैं चंद्रिका जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार में पेट्रोलियम क्षेत्र से संबंधित 3 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोकार्पण करेंगे। इसमें पारादीप हल्दिया दुर्गापुर गैस पाइपलाइन विस्तार परियोजना का दुर्गापुर बांका खंड तथा पूर्वी चंपारण और बांका में रसोई गैस सिलेंडर भरने के 2 संयंत्रों की परियोजनाएं सम्मिलित हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पूर्वी चंपारण और बांका में रसोई गैस भरने वाले संयंत्रों की कुल क्षमता प्रतिदिन 80,000 सिलेंडर भरने की होगी। बांका प्लांट से बिहार में भागलपुर, बांका, जमुई, अररिया, किशनगंज और कटिहार जिलों और पड़ोसी झारखंड में गोड्डा, देवघर, दुमका, साहेबगंज और पाकुड़ जिलों की जरूरतें पूरी की जाएगी। इसी तरह पूर्वी चंपारण के बॉटलिंग प्लांट से बिहार के पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सिवान, गोपालगंज और सीतामढ़ी के अलावा उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। इन दोनों बॉटलिंग प्लांट पर लगभग 2 अरब 68 करोड़ रुपए की लागत आई है। दोनों प्लांटों की परिकल्पना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत की गई थी। इन संयंत्रों के आसपास के ग्रामीण इलाकों के लगभग 1000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। 193 किलोमीटर दुर्गापुर बांका सेक्शन पारादीप हल्दिया दुर्गापुर गैस पाइपलाइन विस्तार परियोजना का हिस्सा है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। दुर्गापुर बांका सेक्शन 679 किलोमीटर लंबी पारादीप हल्दिया दुर्गापुर रसोई गैस पाइपलाइन का विस्तार है, जिसके माध्यम से बिहार में बांका में रसोई गैस भरने के नए संयंत्र को गैस आपूर्ति की जाएगी। नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि दरभंगा से दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु की दैनिक उड़ानों के लिए इस महीने के अंत से बुकिंग शुरू हो जाएगी। बिहार में दरभंगा हवाई अड्डे पर चल रहे कार्य की समीक्षा के बाद श्री पुरी ने बताया कि उड़ानों का संचालन छठ पर्व से पहले नवंबर के प्रथम सप्ताह से शुरू होगा। उन्होंने बताया कि दरभंगा हवाई अड्डा उत्तर बिहार के 22 जिलों के लिए वरदान है। नागर विमानन मंत्री ने दरभंगा हवाई अड्डे में निर्माण तथा अन्य कार्यों की प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि कार्य लगभग पूरा हो चुका है। श्री पुरी ने प्रस्थान और आगमन परिसर, चेक इन सुविधा और सामान बेल्ट जैसी सुविधाओं का निरीक्षण किया। श्री पुरी ने झारखंड में देवघर हवाई अड्डे की स्थिति की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि काम अच्छी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और निर्धारित समय पर पूरा हो जाएगा। उन्होंने बताया कि देवघर हवाई अड्डे पर भी शीघ्र ही उड़ानों का संचालन आरंभ होगा और सरकार इस बारे में अगले सप्ताह तक कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेगी। बिजली मंत्री आरके सिंह ने कहा है कि सरकार ने बिहार में पिछले 3-4 वर्षों में विद्युतीकरण पर 11,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। इनमें सब स्टेशन, पारेषण और ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाएं सम्मिलित हैं। बिजली मंत्री कल बिहार में राष्ट्रीय ताप बिजली निगम एनटीपीसी से विकसित कई सामुदायिक केंद्रों का उद्घाटन कर रहे थे। उन्होंने पटना जिले के बाढ़ में सहारी और सहनौरा सामुदायिक केंद्रों का उद्घाटन किया। औरंगाबाद के नबी नगर में 3 किलोमीटर लंबी
मेह इंद्रापुरी बैराज रोड और कांटी बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड के मुख्य द्वार परिसर का भी उद्घाटन किया गया। इसके निर्माण से स्थानीय लोगों को सुविधा होगी, उनकी पहुंच बढ़ेगी और यात्रा में लगने वाला समय कम होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत मध्य प्रदेश में 12,000 गांवों के परिवारों को 2.25 लाख मकान सौंपे। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गृह प्रवेशम पट्टिका भी जारी की। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना से देश के करोड़ों लोगों में अपना घर होने का सपना साकार होने का विश्वास जगा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार गरीबों की समस्याएं दूर करने के लिए हर संभव कार्य कर रही है। मैं समझता हूं कि गरीबी को पराजित करना है, गरीबी से बाहर निकलना है, तो गरीब की ताकत बहुत बड़ी ताकत बन जाती है। और हमारी कोशिश यही है कि गरीबी से मुक्ति पाने का, गरीबी हटाने का सबसे बड़ा रास्ता है गरीब को ताकतवर बनाना, और उस रास्ते को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और गरीब को अपनी लड़ाई लड़ने की जो ताकत मिल रही है, उसका परिणाम भी नजर आने लगा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि योजना सिर्फ लोगों को आवास उपलब्ध कराने के लिए ही नहीं है, बल्कि ये गरीबों में आत्मविश्वास भरने की भी है। ये जो योजना है वो सिर्फ मकान बनाने की योजना नहीं है, बल्कि गरीब को आत्मविश्वास देने की योजना है, ताकि वो छोटी छोटी समस्याओं जैसे घर, बिजली, पानी, ईंधन, ये रोजमर्रा की जो जद्दोजहद है ना, उससे वो बाहर निकलकर अपने काम में, अपने भविष्य के लिए, अपनी प्रगति के लिए अपना पूरा ध्यान लगा सके। इस योजना को आपदा को अवसर में बदलने का बेहतर उदाहरण बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड-19 की विभिन्न चुनौतियों के बावजूद 18 लाख आवासों के निर्माण का काम पूरा कर लिया गया। इनमें से 1,75,000 आवास मध्य प्रदेश में ही बनाए गए हैं और निर्माण कार्य 125 दिन की बजाय 35 से 40 दिन में ही पूरा कर लिया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सामूहिक प्रयासों से निर्धनों का सपना पूरा करने के लिए इस योजना में अन्य योजनाओं को भी शामिल किया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राज्य में अब तक 17 लाख निर्धन परिवारों को योजना का लाभ मिल चुका है। सरकार परिवहन वाहनों में उत्सर्जन और सुरक्षा के अंतर्राष्ट्रीय मानक लागू करने की परिवर्तनकारी योजना पर कार्य कर रही है। सरकार वाहन उद्योग की वृद्धि और सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान बढ़ाने के लिए दूरगामी रूपरेखा तैयार कर रही है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक वक्तव्य में बताया कि भारत के वाहन उद्योग को विकसित देशों के समकक्ष लाने के लिए नए नियम बनाने पर विचार चल रहा है। मंत्रालय ने बताया कि ये वाहनों में उत्सर्जन और सुरक्षा मानकों में सुधार के लिए पहले ही कई विनियम अधिसूचित कर चुका है। इनमें वाहनों की एंटी लॉक प्रणाली, एयर बैग, गति सीमा चेतावनी, रिवर्स पार्किंग सुरक्षा उपकरण जैसे उपाय शामिल हैं। मंत्रालय अगले 2 वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक स्थिरता नियंत्रण प्रणाली और ब्रेक असिस्ट प्रणाली के मानकों को अंतिम रूप देने पर भी काम कर रहा है। रेल विभाग ने कल से 80 नई स्पेशल यात्री गाड़ियां शुरू की हैं। ये रेलगाड़ियां पूरी तरह आरक्षित होंगी। इनके लिए बुकिंग बृहस्पतिवार से शुरू हो चुकी है। रेल मंत्रालय ने बताया है कि ये रेलगाड़ियां मौजूदा 30 स्पेशल राजधानी की तरह की रेलगाड़ियों और 200 स्पेशल मेल एक्सप्रेस रेलगाड़ियों के अतिरिक्त होंगी। यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए इन 80 रेलगाड़ियों को चलाने का निर्णय लिया गया है। इन रेलगाड़ियों में वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस, लखनऊ शताब्दी और गोरखपुर हमसफर एक्सप्रेस शामिल हैं। ये रेलगाड़ियां पहले से चलाई जा रही 30 विशेष राजधानी और 200 स्पेशल मेल एक्सप्रेस रेलगाड़ियों के अतिरिक्त होंगी। रेल पटरियों पर दौड़ने वाली स्पेशल रेलगाड़ियों की संख्या बढ़कर अब 310 हो गई है। पूरे देश में रेलवे विभिन्न क्षेत्रों से मांग और प्रतीक्षा सूचियों पर नजर रख रहा है। आवश्यकता पड़ने पर उचित समय में और रेलगाड़ियां चलाई जा सकती हैं। G20 देशों के कृषि और जल शक्ति मंत्रियों की कल वर्चुअल बैठक हुई। इस बैठक में जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और कृषि तथा किसान कल्याण राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला शामिल हुए। बैठक के दौरान जल शक्ति मंत्री ने G20 देशों को
तय लक्ष्यों और उद्देश्यों के प्रति भारत की सहयोग प्रतिबद्धता का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार 19 करोड़ ग्रामीण परिवारों को पाइप के जरिए पानी उपलब्ध कराने के लिए जल जीवन मिशन लागू कर रही है। खुले में शौच मुक्त भारत के बारे में फोरम को स्वच्छ भारत मिशन जारी रखने संबंधी प्रयासों की जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि भारत में ठोस और तरल कचरा प्रबंधन तथा जल शोधन और उसके दोबारा उपयोग पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि कोविड महामारी की मौजूदा स्थिति में प्रौद्योगिकी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी में भारत की विशेषज्ञता की सराहना की, जिसे समूचे विश्व में साझा किया गया। भारत में कृषि को उच्च प्राथमिकता क्षेत्र बताते हुए श्री पुरुषोत्तम रूपाला ने खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार के नीतिगत उपायों का उल्लेख किया। उन्होंने उत्पादकता बढ़ाने में सहयोग, प्राकृतिक संसाधनों का सतत उपयोग, कृषि मूल्य श्रृंखला का विकास और जनहित के लिए व्यापार संवर्धन में मिलकर काम करने का भारत का संकल्प दोहराया। उन्होंने G20 देशों से कृषि और किसानों की आजीविका पर जलवायु परिवर्तन का असर कम करने के लिए जानकारी और कार्य साझा करने की भी अपील की। भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा सुरक्षा बलों के महानिदेशकों की आज ढाका में होने वाली बैठक कुछ दिनों के लिए स्थगित हो गई है। बैठक की नई तारीखों की घोषणा जल्द ही की जाएगी। भारत के सीमा सुरक्षा बल और बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड्स के बीच 6 दिनों की बैठक आज से शुरू होनी थी। दोनों पक्षों ने इसे दोनों देशों के बीच 4096 किलोमीटर लंबी सीमा के प्रबंधन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए होने वाली सामान्य बैठक बताया है। सीमा सुरक्षा बल और बॉर्डर गार्ड्स के बीच 1975 से हर साल 2 बार बैठक होती है। ये बैठक बारी बारी से ढाका और नई दिल्ली में होती है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार में पेट्रोलियम क्षेत्र से संबंधित 3 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोकार्पण करेंगे। कोरोना संक्रमण के प्रबंधन और उपायों की व्यापक समीक्षा के लिए केंद्र की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक हुई। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 77.77%। कोविड संबंधी कड़े दिशा निर्देशों के बीच देश भर में राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा नीट के लिए सभी तैयारियां पूरी। और जापान की नाओमी ओसाका ने अमेरिकी ओपन टेनिस प्रतियोगिता का महिला सिंगल्स खिताब जीता। पुरुष सिंगल्स फाइनल में आज अलेक्जेंडर जिवरेव का मुकाबला डोमिनिक थिएम से। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर पी.के. मिश्रा ने कोविड-19 के प्रबंधन और उपायों की व्यापक समीक्षा के लिए कल एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। ये बैठक राज्यों में कोविड संक्रमण प्रबंधन के अनुभवों पर केंद्रित थी। बैठक में वैक्सीन तैयार होने की स्थिति और इसके वितरण के बारे में भी चर्चा हुई। कोविड के विभिन्न पहलुओं के दीर्घावधि प्रबंधन के लिए जिला स्वास्थ्य कार्य योजना की आवश्यकता पर भी विचार विमर्श हुआ। डॉक्टर मिश्रा ने सभी संबंधित अधिकारियों को राज्यों की सक्रिय भागीदारी से कोविड-19 के सभी पहलुओं से निपटने का निर्देश दिया। बैठक के दौरान स्वास्थ्य सचिव ने देश में कोविड की स्थिति, जारी तैयारियों और भविष्य की चुनौतियों के बारे में एक प्रस्तुतिकरण दिया। उन्होंने कोविड की वैक्सीन उपलब्ध होने पर उसकी आपूर्ति श्रृंखला, लाभार्थी नामांकन और डिलीवरी प्रणाली पर केंद्रित ई-विन प्लेटफॉर्म्स के बारे में भी चर्चा की। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर विनोद पॉल ने वैक्सीन संबंधित राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह के प्रयासों के बारे में भी बताया। भारत में और विश्व में वैक्सीन अनुसंधान की समग्र प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी दी गई। बैठक में कोविड संक्रमण कम करने के बारे में आयुष कार्यक्रमों पर भी बातचीत हुई। डॉक्टर पी.के. मिश्रा ने 2 मीटर की दूरी बनाए रखने, मास्क पहनने और हाथ साफ रखने जैसे एहतियाती उपायों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि समन्वित व्यवहार परिवर्तन अभियान फिर चलाया जाएगा और इस बात पर बल दिया जाएगा कि अनलॉक का मतलब संक्रमण के विरुद्ध अपनी सुरक्षा कम करना नहीं है।
कोविड से पिछले 24 घंटे में 81,500 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए हैं। एक दिन में ठीक होने वालों की ये सबसे बड़ी संख्या है। देश में अब तक 36,24,000 से अधिक लोग संक्रमण से स्वस्थ हो चुके हैं। स्वस्थ होने वालों की दर 77.77% है। देश में कोरोना से स्वस्थ हुए रोगियों की संख्या सक्रिय मामलों से लगभग 3.8 गुना हो गई है। पिछले एक महीने में स्वस्थ हुए रोगियों की संख्या में लगभग 100% से भी अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में कोरोना संक्रमण से मुक्त होने वालों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। ये मई महीने के 50,000 से बढ़कर सितंबर में 36 लाख से भी अधिक हो गई है। मंत्रालय ने एक ट्वीट में बताया कि प्रतिदिन 70,000 से भी अधिक लोग उपचार के बाद स्वस्थ हो रहे हैं। स्वस्थ होने वालों की संख्या उपचार करा रहे लोगों से 3.8 गुना अधिक है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए घर घर जाकर सर्वे करने पर जोर दिया है। लखनऊ में कल कोविड से संबंधित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इस कार्य के लिए अधिक दल तैनात करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि संक्रमण नियंत्रण के लिए संपर्क का पता लगाना और जांच महत्वपूर्ण है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में कोविड-19 संक्रमण में वृद्धि दर्ज हुई है। कल एक दिन में कोरोना के 6,846 नए मामले सामने आने के बाद राज्य में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 3,05,831 हो गई है। वहीं 67 और मौतों के बाद कुल मौतों की संख्या 4,349 पहुंच गई। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि इस समय राज्य में कोरोना के 67,955 सक्रिय मामले हैं और अब तक 2,33,527 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। राजधानी लखनऊ सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां कल कोरोना के 1,117 नए मामले सामने आए और यहां कोरोना के कुल मामलों की संख्या 28,301 पहुंच गई। इस समय यहां 9,529 कोरोना के सक्रिय रोगी हैं। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में रिकवरी रेट 76.35% है, वहीं मृत्यु दर 1.42% है। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। गुजरात में कल 1,365 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। हमारे संवाददाता ने बताया कि राज्य में संक्रमण मुक्त होने की दर बढ़कर 82.61% हो गई है। गुजरात में अब तक कोविड-19 के लिए 32,19,000 से अधिक परीक्षण किए गए हैं। संक्रमण के 1,365 नए मामलों में से सबसे अधिक 278 मामले सूरत में दर्ज हुए। राज्य में कोविड-19 के मामलों की कुल संख्या बढ़कर 1,12,336 हो गई है, जबकि 92,805 मरीजों को ठीक होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी मिल चुकी है। राज्य में 16,333 सक्रिय मामले हैं, जिनमें से 90 मरीज वेंटिलेटर पर है। राज्य में कल 15 और मरीजों की मृत्यु हो गई। इस बीच अहमदाबाद नगर निगम ने संक्रमण के नए मामले सामने आने के बाद 14 नए क्षेत्रों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन में शामिल कर दिया है। अब इन क्षेत्रों में घर घर स्वास्थ्य जांच और सामूहिक परीक्षण शुरू किया जाएगा। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। तमिलनाडु में कोविड संक्रमित लोगों की संख्या लगभग 5 लाख हो रही है। अब तक 4,97,000 से अधिक लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। कल लगभग 5,000 लोगों में संक्रमण पाया गया। स्वास्थ्य विभाग के ताजा बुलेटिन के अनुसार राज्य में 4,41,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए हैं। 47,000 से अधिक लोगों का उपचार चल रहा है और पिछले कुछ दिनों से संक्रमण में कमी आई है। इस बीच राज्य सरकार उच्चतर शिक्षा संस्थानों में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने के उपाय कर रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कोरोना महामारी के बावजूद नए कॉलेजों की स्थापना की जा रही है। तमिलनाडु शिक्षा निदेशालय ने राज्य में 7 नए सरकारी कला और विज्ञान महाविद्यालय खोलने के आदेश जारी किए हैं। इनमें कोयम्बटूर के पास एक महिला कॉलेज और 6 अन्य महाविद्यालय करूर, विल्लुपुरम, विरुद्धनगर, अरियालूर, नागपट्टिनम और रानीपेट जिले में खोले जाएंगे। कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया इसी शैक्षणिक वर्ष में ही शुरू हो जाएगी, जिनमें स्नातक स्तर के 5 पाठ्यक्रम संचालित किए जाएंगे। चेन्नई से जयसिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से किरण शर्मा।
महाराष्ट्र सरकार कोविड अस्पतालों में ऑक्सीजन की उपलब्धता पर विशेष ध्यान दे रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि अस्पतालों को ऑक्सीजन की आपूर्ति में किसी तरह की परेशानी न हो। महाराष्ट्र में मरीजों की लगातार बढ़ती संख्या के साथ ऑक्सीजन की मांग में बढ़ोतरी हो रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ऑक्सीजन की अखंडित आपूर्ति जारी रखने पर जोर दे रहे हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के 200 से ज्यादा बेड वाले हर अस्पताल में लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट लगाने के निर्देश उन्होंने स्थानीय प्रशासन को दिए हैं। ऑक्सीजन की आपूर्ति पर निगरानी रखने हेतु जिला, विभाग तथा राज्य स्तरीय समितियां और जिला नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं। दूसरी ओर महात्मा फुले जन आरोग्य योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। महानगर निकाय क्षेत्र में आयुक्त तथा जिलों में जिलाधिकारियों को प्रतिदिन 5 अस्पतालों की जांच करने के आदेश स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने दिए हैं। शैलेश पाटिल, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में कोविड-19 मरीजों का इलाज कर रहे निजी अस्पतालों के साथ वर्चुअल बैठक की। बैठक में मृत्यु दर कम करने के लिए कोविड-19 प्रबंधन में नैदानिक मानकों और कार्यों पर चर्चा की गई। एक तरफ जहां कोविड-19 से देश की स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में गंभीर चुनौतियां उत्पन्न हुई हैं, वहीं सरकार और निजी उद्योगों से इस संबंध में सकारात्मक सहयोग भी मिला है। मंत्रालय ने कोविड-19 की सुविधाओं का प्रबंधन करते समय अस्पताल के कर्मचारियों को हो रही कठिनाइयों और चुनौतियों को साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए ये सुनिश्चित करने का सरकार का संकल्प दोहराया कि कोविड-19 के मरीजों को भर्ती करने से मना नहीं किया जाना चाहिए और उन्हें तत्काल उपचार दिया जाना चाहिए। देश भर में आज चिकित्सा विज्ञान के पूर्व स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश की राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा नीट के संचालन की सभी तैयारियां पूरी हैं। कोविड-19 से बचाव के सभी दिशा निर्देशों के बीच कराई जा रही इस परीक्षा में 15 लाख से अधिक परीक्षार्थियों के भाग लेने की आशा है। सुरक्षित दूरी सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने परीक्षा केंद्रों की संख्या 2,546 से बढ़ाकर 3,843 कर दी है। परीक्षा केंद्रों में एक कमरे में केवल 12 छात्र ही बैठेंगे, जबकि पहले ये संख्या 24 थी। जापान की नाओमी ओसाका ने बेलारूस की विक्टोरिया अजारेंका को हराकर अमेरिकी ओपन टेनिस प्रतियोगिता का महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। ये ओसाका का तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। कल रात न्यूयॉर्क के आर्थर एश स्टेडियम में 1 घंटा 53 मिनट चले खेल में ओसाका ने अजारेंका को 1-6, 6-3, 6-3 से हराया। इससे पहले ओसाका ने 2018 में अमेरिकी ओपन और 2019 में ऑस्ट्रेलियन ओपन प्रतियोगिता भी जीती थी। इसके साथ ही वे 3 ग्रैंड स्लैम सिंगल्स खिताब जीतने वाली पहली एशियाई खिलाड़ी बन गई हैं। पुरुष सिंगल्स फाइनल में आज जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव का मुकाबला ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थिएम से होगा। संसद का मानसून सत्र कल से शुरू हो रहा है। सत्र की पूर्व संध्या पर आज आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग संसद के समक्ष मुद्दे और अंग्रेजी में इश्यूज बिफोर पार्लियामेंट पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। संसद के समक्ष मुद्दे कार्यक्रम इंद्रप्रस्थ और एफएम गोल्ड चैनलों पर रात 9:30 बजे से 10 बजे तक सुना जा सकता है। इश्यूज बिफोर पार्लियामेंट का प्रसारण इसी समय राजधानी और एफएम रेनबो पर होगा। और अब देश भर में आज के मौसम के अनुमान पर एक नजर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। मुंबई में आज भारी वर्षा हो सकती है। तापमान 24 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। चेन्नई में सामान्य रूप से बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा या बूंदाबांदी हो सकती है। कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और सामान्य वर्षा या गरज के साथ आंधी वर्षा की संभावना है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू में न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। आसमान आमतौर पर साफ रहेगा। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 12 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। आकाश सामान्य रूप से साफ रहने की संभावना है। गिलगित और मुजफ्फराबाद में भी आसमान साफ रहेगा। गिलगित में न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सिद्धार्थ।
जी हां, चंद्रिका अगर आज के समाचार पत्रों पर एक नजर डालें तो मध्य प्रदेश में ग्रामीणों के लिए आवास योजना के लोकार्पण की खबर अखबारों में पहले पन्ने पर दी है। राष्ट्रीय सहारा लिखता है, कोरोना काल में बने 18 लाख घर। अखबारों ने 174 दिन बाद शताब्दी और वंदे भारत रेलगाड़ियों के दोबारा पटरी पर दौड़ने की खबर के साथ लिखा है, पहले दिन 25% से कम यात्रियों के साथ सफर शुरू हुआ। कोविड के संक्रमितों की संख्या पर सभी अखबारों ने आंकड़ों के साथ राज्यों की स्थिति की विवेचना पहले पन्ने पर दी है। दिल्ली में नए मामलों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी पर जनसत्ता ने लिखा है, दिल्ली में सर्वाधिक 4,321 मामले, देश में संक्रमितों की संख्या 47 लाख पार पहुंची। अखबार लिखता है, हताशा नहीं, चिंता जरूरी। अमर उजाला ने लिखा है, कोरोना पर पीएम मोदी बोले, दवाई नहीं तो ढिलाई भी नहीं बरतें। नागर विमानन महानिदेशालय के कड़े निर्देशों पर अखबार लिखते हैं, विमान में फोटोग्राफी की तो उस मार्ग पर उड़ान 2 सप्ताह की अवधि के लिए निलंबित कर दी जाएगी। यात्रियों के लिए दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कोरोना जांच सुविधा के प्रबंध भी अखबारों में हैं। जनसत्ता ने पहले पन्ने पर वैचारिक आलेख का शीर्षक दिया है, कोरोना की काली छाया से मुक्त है अंटार्कटिका। बंगाल की खाड़ी में आने वाले दिनों में लगातार कम दबाव वाले क्षेत्र बनने की संभावना के कारण मानसून की विदाई में देरी हो सकती है। इससे खरीफ की फसलों को लेकर कृषि विशेषज्ञों की चिंता को राजस्थान पत्रिका ने पहले पन्ने पर दिया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार में पेट्रोलियम क्षेत्र से संबंधित 3 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोकार्पण करेंगे। कोरोना संक्रमण के प्रबंधन और उपायों की व्यापक समीक्षा के लिए केंद्र की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक हुई। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 77.77%। कोविड संबंधी कड़े दिशा निर्देशों के बीच देश भर में राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा नीट के लिए सभी तैयारियां पूरी। और जापान की नाओमी ओसाका ने अमेरिकी ओपन टेनिस प्रतियोगिता का महिला सिंगल्स खिताब जीता। पुरुष सिंगल्स फाइनल में आज अलेक्जेंडर ज़्वेरेव का मुकाबला डोमिनिक थिएम से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।